नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी पर। और भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी के यूपी मंत्रा पे जुड़े हैं। सुबह के 9 बज चुके हैं। समय है आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस यानी कि डीएनए का। डेली न्यूज़ एनालिसिस में हम देश विदेश के प्रमुख समाचारों का और आपके अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश के समाचारों के संकलन लेकर आते हैं और उस पर हम विश्लेषण करते हैं कि किस प्रकार से ये समाचार जो हैं वह क्या आपके आगामी परीक्षाओं के लिए जो है वो अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो दोस्तों फटाफट आप सभी लोग जो है वो ऑनलाइन आ जाइए और अपने सारे मित्रों के साथ जो है वो क्लासेस के लिंक को शेयर भी कर दीजिए कि सभी जो है इसका लाभ उठा पाए। डेली न्यूज़ एनालिसिस का जो सोर्स है वो है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, डाउन टू अर्थ जैसे प्रमुख समाचार पत्र। दोस्तों इस समय आप जुड़े हैं अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के लिए। और यहाँ अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड सेशन इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ देख सकते हैं। इसके लिए जो आपको कोड यूज करना है वो कोड क्या है, अनुप10 का कोड यूज करना है और इस कोड के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, पेड और फ्री जो भी सब्सक्रिप्शन है उसका आप लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों ये टेलीग्राम का लिंक है और इस टेलीग्राम के लिंक के माध्यम से जो है वो टेलीग्राम का जो चैनल है इस पर भी आप जुड़ सकते हैं और जो भी क्लासेस है इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। जो भी क्लासेस के लिंक्स और क्लासेस के पीडीएफ जो है वो यहाँ आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले सेशन को और पहले न्यूज़ को और देखते हैं कौन कौन जुड़ चुका है। शिव, रूबी, ऋषभ, अनीता, सुमन, अलका, आलोक पांडे। ठीक है, फटाफट शेयर भी करते रहिए अपने सारे मित्रों के साथ कि सभी जो है वो जुड़ जाएं क्लासेस में, है ना। फटाफट जो है अपने सारे मित्रों के साथ जो है वो लिंक को शेयर कर दीजिए। तो पहला न्यूज है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर आपको जो दिख रहा है ये पहला जो न्यूज है इसका सोर्स जो है वो हिंदुस्तान टाइम्स है। हिंदुस्तान टाइम्स से लिया हुआ न्यूज है पीएम मोदी टू डिलीवर स्पेशल एड्रेस एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस। दोस्तों कल आप लोगों ने सोशल मीडिया पर और या अन्य जो भी प्लेटफॉर्म है उस पर एक वायरल वीडियो देखा होगा। इस वायरल वीडियो में आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सभा को संबोधित कर रहे थे, वर्चुअली रूप से संबोधित कर रहे थे और अचानक ही वो बोलना बंद कर दिए। कभी बाएं देख रहे थे, कभी दाएं देख रहे थे और उसी बीच में एक आपको आवाज़ आई होगी कि किसी ने पूछा कि सर एक बार उधर पूछ लीजिए कि मेरी आपकी आवाज़ जो है वो क्लियर आ रही है कि नहीं, और जो ट्रांसलेटर है उसकी आवाज़ आ रही है कि नहीं। और उतने ही वीडियो को, जो कुछ सेकंड्स के वीडियो थे, उस वीडियो को जो है सोशल मीडिया के माध्यम से जो है खूब ज़्यादा वायरल किया गया। और सोशल मीडिया के माध्यम से जब खूब ज़्यादा वायरल किया गया तो उस वायरल में जो है एक बात की गई, ठीक है ना, कि देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी जिनके बारे में कहा जाता है कि वो काफ़ी अच्छा भाषण देते हैं, वो टेलीप्रॉम्प्टर का प्रयोग करते हैं और उनके सामने का टेलीप्रॉम्प्टर अगर बंद हो गया तो उन्होंने बोलना जो है वो बंद कर दिया। कुछ लोगों ने इसके ऊपर और भी बातें कही कि प्रधानमंत्री जी जो हैं इसीलिए कभी भी मीडिया को संबोधित नहीं करते हैं या कभी भी प्रेस वार्ता नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें अपने पास कोई ज्ञान है ही नहीं। वो तो जो भी बोलते हैं वो जो उनके अधिकारी उनको लिख के देते हैं वो सामने उनके टेलीप्रॉम्प्टर पे चलता रहता है, उसी को देख देख के वो पढ़ते हैं। पक्ष विपक्ष में काफ़ी सारी बातें हुई और पक्ष विपक्ष में काफ़ी सारी बातें हुई और वायरल वीडियो जब हुआ तो बहुत सारे लोगों को ये जानकारी ये भी हुई कि अच्छा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नाम की भी कोई संस्था है, ठीक है, और प्रधानमंत्री जी कल उसको संबोधित कर रहे थे। जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नाम की संस्था के बारे में बात किया तो फिर तुरंत एक शहर का नाम आया जिसको कि हम डावोस कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हुई। अब ये सारी कहानियां मैंने आपको इसलिए समझाई कि दोस्तों कल जो है प्रधानमंत्री जी ने जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो है को क्या किया है, एड्रेस किया है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को एड्रेस किया। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में जो है इंपॉर्टेंट है, क्या है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे और देखेंगे कि क्या है इस न्यूज में जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज हेल्ड एट स्विस
स्की रिजॉर्ट ऑफ डावोस एवरी ईयर इन जनवरी, ठीक है ना। तो हर साल जो है वो क्या होता है, जनवरी के महीने में जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो है वो बैठक होती है। बट दिस टाइम द इवेंट हैज बीन पोस्टपोन्ड ड्यू टू COVID-19. A week-long online event titled Davos Agenda is being held instead to decide on talking point of annual meeting schedule in summer. तो विश्व आर्थिक मंच और दावोस एजेंडा 2022 जो है इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। फटाफट जो है अपने सारे मित्रों के साथ जो है वो क्लासेस के लिंक को भी शेयर कर दीजिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट अभी जुड़े नहीं हैं, ठीक है ना। फटाफट जो है वो शेयर कर दीजिएगा। सुमन कौशिक सर मीन्स जीएस के सेक्शन के लिए कौन से बुक पढ़ें, चलिए उसके बारे में भी हम जानकारी आपको ग्रुप में दे देंगे। अच्छा, ग्रुप में जानकारी से याद आया कि आज 11 बजे से जो है वो इंडियन इकॉनमी का स्पेशल पे जो है वो क्लास शुरू है, जिसमें कि हम इंडियन इकॉनमी, काफ़ी सारी डिमांड थी आपकी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी, तो उस डिमांड के आधार पर जो है हम सेशन आज से शुरू कर रहे हैं, और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आईएएस और पीसीएस की तैयारी के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या पढ़े, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या लिखें, कैसे लिखें, कितना लिखें, इस पर पूरी की पूरी जो है वो चर्चा होगी। तो 11 बजे आप लोग जुड़ जाइएगा, स्पेशल क्लास है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इन्वायरमेंट का सेशन भी जो है जल्दी स्टार्ट होगा। तो 2 ये सेशन को लेकर हम लोग स्पेशल पे चलेंगे, फ्री क्लासेस है, उसका लाभ उठाइएगा, है ना। और बाकी यहाँ अपने सारे मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को साझा कर दीजिए। तो विश्व आर्थिक मंच दावोस एजेंडा 2022 के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों ये जो है आपका विश्व आर्थिक मंच अपना जो बैठक जो था, जो कि वार्षिक बैठक था, उसको क्या कर रहा था, आयोजित कर रहा था। अब इस मंच की महत्व के बारे में अगर हम बात करें तो विश्व आर्थिक मंच के शिखर सम्मेलन में जो है वो जितने भी आपके राष्ट्र के अध्यक्ष हैं, है ना, कहीं से प्रधानमंत्री, कहीं से राष्ट्रपति, या जो भी नीति निर्माता है उस देश के, है ना, या जो भी शीर्ष अधिकारी हैं, उद्योगपति हैं, मीडिया हस्तियां हैं, तकनीकी विशेषज्ञ हैं, और जैसे बहुत सारे कॉरपोरेट हस्तियां जो है वो क्या करते हैं, इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो है वो हिस्सा लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ लोग अपने विचार विमर्श करते हैं, है ना, इकोनॉमिक क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र की जो भी महत्व बातें होती हैं उस पर अपने विचारों को रखते हैं, कॉरपोरेट जगत की जो भी महत्वपूर्ण बातें होती है उसको रखा जाता है, और खासकर इस पर यह ध्यान दिया जाता है कि विश्व स्तर पर जो भी गरीबी है, जो भी सामाजिक चुनौतियां हैं, जो जलवायु परिवर्तन है, या आर्थिक सुधार के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इस पर पूरा चर्चा किया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो है वो बात क्या की जाती है कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए, और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के क्रम में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और पर्यावरण को भी ध्यान रखा जाए, और इन सबको ध्यान में रखते हुए एक सतत विकास का जो लक्ष्य है या सतत विकास के क्षेत्र में जो है वो काम किया जाए। ठीक है, क्लियर है। आर्थिक, कॉर्पोरेट और राजनीतिक क्षेत्रों के प्रमुख व्यक्तित्वों की स्विट्जरलैंड के स्की रिजॉर्ट में होने वाली यह बैठक समय समय पर उभरने वाली वैश्विक चुनौतियों का समाधान खोजने का सही अवसर प्रदान करती है। ठीक है ना। तो ये जो पूरा का पूरा बैठक होता है वो क्या है, वो आर्थिक क्षेत्र या राजनीतिक क्षेत्र के जो भी प्रमुख लोग हैं यहाँ बैठते हैं और देखते हैं कि इस समय विश्व जो है वो किन किन चुनौतियों का सामना कर रहा है, और उन चुनौतियों को सामना करने के लिए, उन चुनौतियों का निदान करने के लिए क्या रास्ते हो सकते हैं, उन सारे रास्ते पे क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, क्लियर है। अब विश्व आर्थिक मंच की अगर हम बात करें तो प्रमुख क्या क्या पहले, तो एजेंडा 2022 के तहत अगर हम बात करें तो प्रकृति सकारात्मक समाधानों के आर्थिक अवसरों से संबंधित विश्व आर्थिक मंच की अन्य पहलू, नेट जीरो उत्सर्जन में तेजी लेने हेतु साइबर तन्यकता पर एक मिशन, यानी कि मिशन ऑन साइबर रिलायंस और का शुभारंभ किया जाएगा। अब इसमें क्या बात की जा रही है, नेट जीरो। नेट जीरो उत्सर्जन का मतलब क्या है कि जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन या पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले उन सारे गैसों का उत्सर्जन क्या किया जाए, जीरो लेवल पर लाया जाए। जीरो लेवल का मतलब कि जितना हम उत्सर्जन कर रहे हैं उतना जो है वो क्या हो जा रहा है कि पर्यावरण जो है उसको क्या कर ले रहा है, मतलब सही कर दे रहा है ना, बैलेंस कर दे रहा है। तो नेट जीरो उत्सर्जन को भी ध्यान लाने के लिए जो इस पर काम किया जाए। ऊपर साइबर सिक्योरिटी, है ना, या साइबर के क्षेत्र में आप जान रहे हैं कि इस समय जो है कि सब कुछ जो है वो ऑनलाइन हो गया है ना।
हम इकोनॉमिक क्षेत्र को देखें तो ऑनलाइन हो गया, तो आपके साइबर के क्षेत्र में और क्या क्या नए रास्ते हो सकते हैं, इन सब पर जो है वो बात किया जाएगा। दावोस की जो बैठक हुई दोस्तों, इसमें जो है जो चर्चा किया गया जिन विषयों में, ठीक है ना, उन विषयों में सबसे प्रमुख मुद्दा क्या था। आप जान रहे हैं दोस्तों कि कोविड का जो है ये तीसरा लहर जो है, इससे पूरा विश्व जो है इसके चपेट में आ गया है। और आप ये भी जान रहे हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी सभी देशों से ये अनुरोध किया है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो टीकाकरण करें, है ना। और इसके लिए आप देख रहे हैं कि जो भी टीका उत्पादक, जो भी देश हैं, जो भी मतलब देश ऐसे हैं जो कि वैक्सीन का उत्पादन कर रही हैं, उनके द्वारा जो है उन देशों को जो है वो वैक्सीन सप्लाई की जा रही है, जिससे कि क्या हो कि सभी को जो है वो टीका समय पे लग सके। मतलब अगर कोविड में यही कहा जा रहा है कि जितना जल्दी से जल्दी टीकाकरण हो जाएगा, उतना जो है इसके जोखिम से बचने के चांसेस जो है वो ज्यादा है। हम देख रहे हैं दोस्तों कि इसमें जो देश स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी मजबूत हैं, वो देश जो है वहाँ टीकाकरण जो है वो काफी अच्छा चल रहा है। लेकिन काफी सारे ऐसे देश भी हैं जो गरीबी से जूझ रहे हैं, या जो अभी भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ अभी काफी लोगों को जो है वो टीकाकरण नहीं हुआ है। तो टीका का जो ये एक अंतराल है, जो एक वैक्सीनेशन गैप है, इस वैक्सीनेशन गैप को कंप्लीट करने के ऊपर जो है, या इसको खत्म करने के ऊपर जो है वो काम करने की बात जो है वो की गई, किसमें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इस बैठक में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें लचीलेपन को मजबूत करना, मानव निवेश के माध्यम से नाजुक बाजारों में अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण करना आदि जो है, यानी कि मानव श्रम का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करके अगली महामारी से निपटने की तैयारी करने हेतु डेटा सॉल्यूशंस के उपयोग करने संबंधित तरीकों पर भी चर्चा करने की बात की गई है, कि इसमें हम इन सारे मुद्दों पे जो है वो चर्चा करेंगे कि अगर भविष्य में फिर से इस प्रकार की अगर महामारी आती है तो हम कैसे उसका निदान कर सकते हैं। अब विश्व आर्थिक मंच के प्रति अगर हम बात करें तो जो देश, अन्य जो देश हैं, उनका दृष्टिकोण क्या है। तो विश्व आर्थिक मंच के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो जैसे मैंने कहा जब इस सेशन को शुरुआत कर ही रहा था, उसी समय मैंने कहा कि विश्व आर्थिक मंच का जो बैठक है वो हर साल जो है वो होता है। और इस बैठक में जो है उद्योग जगत के, व्यापार जगत के, ठीक है, नागरिक समाज के और अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जुड़े हुए कुछ प्रमुख व्यक्तित्व जो हैं वो क्या करते हैं, इस पे बहुत ही बड़े पैमाने पर भाग लेते हैं। किंतु अगर हम बात करें दोस्तों तो बहुत सारे वैश्विक मुद्दों पर इसका क्या प्रभावी समाधान होगा, इसके लिए जो है, ठीक है, खोजने के लिए वो क्या करते हैं, ज्ञान तथा जानकारी की एक फोरम होने के से ज्यादा क्या है, एक नेटवर्किंग होने के लिए इसकी क्या की जाती है, आलोचना की जाती है। मतलब बार बार जो विश्व के अन्य देश हैं जो कि इसके सहभागी नहीं हैं, वो क्या कहते हैं कि ये विश्व आपका जो आर्थिक मंच है वो क्या हो गया, एक नेटवर्किंग का क्षेत्र हो गया है। यहाँ जो है वो समाधान नहीं मिल रहा है। यहाँ हम चर्चा तो हर बातों पे करते हैं, लेकिन किसी समाधान को जो है हम नहीं ढूंढते हैं, ठीक है ना। ईशान, सुषमा, काजल, अंजलि स्वागत है, और रितु विश्वकर्मा स्वागत है। और अपने सारे मित्रों के साथ जो है क्लासेस के लिंक को शेयर कर दीजिए। बहुत सारे अभी भी मित्र आपके क्लासेस में नहीं जुड़े हैं। और आज से आप लोग को याद होगा इंडियन इकोनॉमी का सेशन हम शुरू कर रहे हैं 11 बजे, फ्री फॉर ऑल है, ठीक है, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कीजिए। नागरिक समाज के विभिन्न वर्गों से प्रतिनिधित्व की कमी और प्रभावी समाधान पेश नहीं कर पाने को लेकर वार्ता एवं संवाद के माध्यम से सहयोग के अवसर प्रदान करने वाले इस फोरम की आलोचना की जा रही है। विश्व आर्थिक मंच के बारे में अगर हम बात करें तो यह स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित 1971 में स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन था। क्या है? गैर लाभकारी संगठन है। इसके संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? क्लाइव श्वाब है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित जो प्रमुख रिपोर्ट है वो कौन कौन सी रिपोर्ट है? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, वैश्विक प्रतिस्पर्धता सूचकांक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, ठीक है। इसके अलावा वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ठीक है। तो बहुत बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो है या अन्य एग्जाम ने आपसे पूछा है कि ये रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा, किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है। तो फिर से
आप ध्यान दीजिए, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट और एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिपोर्ट। ये 6 रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है वो जारी की जाती है। कई बार ऐसे प्रश्न जो है आयोग पूछ चुका है। तो ये पहला न्यूज था आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने समझा होगा। दोस्तों, इस समय आप जुड़े हैं अनअकैडमी पर, और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अगर आपके मोबाइल में नहीं है तो फटाफट अपने मोबाइल पे गूगल प्ले स्टोर ओपन कीजिए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने मोबाइल नंबर से इसे रजिस्टर्ड कर लीजिए। मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड करने के बाद आपको मैनेज गोल या चूज गोल में जाकर यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी ऐप को क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। और ज्वाइन करने के बाद आपको सारी क्लासेस नजर आएंगी। मेरी जो भी पेड क्लासेस हैं, फ्री क्लासेस हैं, या मुझसे जुड़े रहने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे नाम से एक बार आप सर्च करके मुझे फॉलो कर लीजिए, ठीक है। और फॉलो करके जो भी क्लासेस आती हैं उसका आप लाभ उठाइए। अनअकैडमी पे बहुत सारे पेड और फ्री क्लासेस आती हैं, ठीक है। फ्री क्लासेस या पेड क्लासेस किसी का भी लाभ उठाने के लिए आपको जो कोड यूज करना है वो आपके स्क्रीन पर मैंने लिख दिया है, अनूप10 कोड का यूज करना है ना। तो अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में जो है, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, ऐसे सर्च करके देख लीजिए। और आज से इंडियन इकोनॉमी का बैच जो है वो हम शुरू कर रहे हैं, क्या पढ़े कैसे पढ़े, ठीक है। अनअकैडमी के एडवांटेज के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो एनी टाइम एनीवेयर लाइव और रिकॉर्डेड सेशन अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर इन्फ्लुएंसर से क्लास करने का। मल्टीपल क्रॉसपॉन्डेंस कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं आप। वर्कशॉप, स्टडी सेशन, मास्टर क्लासेस का लाभ उठा सकते हैं। अनलिमिटेड क्विजेस का लाभ उठा सकते हैं। स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे और मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस है। इन सभी का जो है वो आप लाभ उठा सकते हैं। चलिए, अगला न्यूज आपके स्क्रीन पर है। कहां से? इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। न्यूज है, एक्सप्लेन द रविदासीस ऑफ पंजाब। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि भारत के 5 राज्यों में जो है वो विधानसभा चुनाव का जो है बिगुल बज चुका है। और विधानसभा चुनाव का जब बिगुल बज चुका है तो तरह तरह के जो है वो संगीत जो है आपके कानों में पहुंच भी रहे होंगे। तरह तरह के लोग भी मिल रहे होंगे जो अपने विचारों को जो है दे रहे होंगे, ठीक है। अब इसी विधानसभा चुनाव के क्रम में हम चलते हैं अपने पड़ोसी राज्य पंजाब में। दोस्तों, पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो है वो 14 फरवरी को जो है वो विधानसभा का चुनाव जो है वो सुनिश्चित हुआ था। लेकिन 14 फरवरी को जो है वो एक जयंती पड़ती है। वो जयंती कौन सी है? रविदास जयंती। और पंजाब के जो लोग हैं वो रविदास जयंती को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। रविदास जी के बारे में बात करें दोस्तों, तो इनका जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था। तो बहुत सारे श्रद्धालु जो है वो रविदास जयंती पे जो है वो बनारस की यात्रा पे आते हैं। अब जो भी पार्टियां हैं आपकी पंजाब में, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे शिरोमणि अकाली दल हो, या अन्य पार्टियां जो हैं, उन्होंने निर्वाचन आयोग से जो है वो आग्रह किया कि 14 फरवरी को, क्योंकि उस दिन रविदास जयंती है, तो कृपया करके चुनाव की जो तारीख है उसमें परिवर्तन किया जाए। चुनाव आयोग ने कल इस पर बैठक भी की और कल बैठक करने के बाद चुनाव आयोग ने जो निर्णय लिया उस निर्णय के आधार पर कहा कि 14 फरवरी के जगह अब 20 फरवरी को जो है वो पंजाब में विधानसभा चुनाव होगा, ठीक है। अब हमें समझना है, अब ये टॉपिक हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो गया। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि यहाँ हम संत रविदास जी के बारे में हम बात करेंगे। और संत रविदास जी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो बात करेंगे कि भारतीय इतिहास में संत रविदास जी का क्या योगदान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। चलिए, तो पंजाब में रविदासिया, तो भारत के चुनाव आयोग ने पंजाब में रविदासिया समुदाय के महत्व के कारण विधानसभा चुनाव को जो है वो स्थगित कर दिया है और 14 तारीख की जगह पे 20 तारीख कर दिया है, ठीक है ना। राज्य सरकार और राजनीतिक दलों ने चिंता जताई कि 16 फरवरी को, ठीक है ना, ये थोड़ा सा डेट जो है, ठीक है, 16 फरवरी को गुरु रविदास की जयंती मनाने में कई कारण जो है जिसके चलते जो भक्त हैं वो उनका जो स्मारक मंदिर है कहाँ, बनारस में, वो वहां शामिल होने जाएंगे। इससे वो क्या होंगे कि आपके चुनाव में जो है वो चुनाव से जो है वंचित हो जाएंगे। हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार माघ महीने में पूर्णिमा के दिन
गुरु रविदास जी की जयंती मनाई जाती है। ठीक है ना। और आप अगर अपने स्क्रीन पर ये देखेंगे, ठीक है, तो ये पंजाब आपको दिख रहा है और इस पंजाब में आपको ये क्षेत्र दिख रहा है। ठीक है ना। टोटल आप देख रहे हैं कि 23 असेंबली सीट है और लगभग 52 लाख जो, ठीक है, डेरा सक्षण बालान, 20 लाख फॉलोवर वर्ल्ड वाइड है। 15 लाख जो है वो कहाँ है, आपका ये जो क्षेत्र दिख रहा है पीले कलर में, ठीक है ना। तो 15 लाख के आसपास पंजाब में जो लोग हैं, जो कि दोआबा का क्षेत्र है, वो क्या करते हैं कि रविदासिया इनको कहा जाता है और ये संत रविदास को फॉलो करते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, तो पंजाब में जो पॉपुलेशन है, जो कि रविदासिया की पॉपुलेशन है, वो लगभग जो है अगर हम देखें तो 61% ऑफ दलित पॉपुलेशन जो है वो रविदासिया यानी कि रविदास जी को जो है वो फॉलो करते हैं। ठीक है ना। और पॉलिश अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो 11.88 लाख लोग जो है, ठीक है ना। टोटल अगर पॉपुलेशन की हम बात करें तो टोटल 19.5 लाख जो है वो आपके पंजाब में जो है वो दलित है, यानी कि टोटल पॉपुलेशन का 37% जो है वो पंजाब में दलित है। और इस 19.5 लाख में से लगभग 12 लाख जो है, लगभग 61 से 62% जो लोग हैं वो रविदासिस हैं। ठीक है। अब इसमें जिला के बारे में बात करें तो कौन कौन सा ऐसा जिला है, ठीक है ना, जो कि दोआबा के इस क्षेत्र में आता है जहां के फॉलोअर सबसे ज्यादा है। तो पंजाब का कपूरथला, होशियारपुर, नवांसार और जालंधर ये जिला है। ठीक है। इसके अलावा एक गांव है जिसका नाम है बलान, एक जगह और भी है जिसका नाम है बलान विलेज। तो ये बहुत बड़े, अगर हम बात करें तो ये प्रमुख जिले हैं जहां के लोग जो हैं वो दलित जाति के हैं और दलित जाति के होने के बाद भी ये रविदास जी को जो है वो फॉलो करते हैं। ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि लगभग इतने लोग हैं, यानी कि अगर हम बात करें तो लगभग 15 लाख के आसपास जो लोग हैं इस क्षेत्र में, जो कि क्या करते हैं, रविदास जी को फॉलो कर रहे हैं। और अगर ये कहीं रविदास जयंती के दिन अगर बनारस की यात्रा पे गए तो अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, जिससे कि चुनाव में अगर हम देखें तो सभी की सहभागिता हमें नहीं नजर आएगी। इसलिए चुनाव के डेट को क्या किया जाए, परिवर्तन करने का आग्रह किया गया और परिवर्तन हो भी गया। रविदासिया के बारे में बात करें दोस्तों तो दलित समुदाय के लोग हैं जिनमें अधिकांश लगभग 12 लाख लोगों की आबादी जो है वो देवाब के क्षेत्र में रहती है। डेरा सचखंड बल्लन, ठीक है ना, जो कि दुनिया भर में 20 लाख अनुयायियों के साथ उनका सबसे बड़ा डेरा है। बाबा संतपाल पीपल दास 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इनको स्थापित किया गया था। पूर्व में सिख धर्म से निकटता से जुड़े होने के बावजूद इस डेरा ने वर्ष 2010 में दशकों पुराने संबंधों को तोड़ दिया और घोषणा किया कि वे रविदासिया धर्म का जो है वो पालन करेंगे। ठीक है। इनकी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि सिख धर्म से मिलती जुलती हैं, है ना, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा 2010 में कि हम सिख धर्म को नहीं फॉलो करते हैं, हम रविदासिया धर्म को जो है वो फॉलो करते हैं। ठीक है। यह घोषणा वाराणसी में रविदास जयंती के अवसर पे जो है वो 2010 में जो है वो की गई थी। वर्ष 2010 में अगर हम बात करें दोस्तों तो डेरा सचखंड बल्लन ने रविदासिया मंदिरों और गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहिब को अपने स्वयं के ग्रंथ अमृत बानी के साथ प्रतिस्थापित कर दिया, जिसमें गुरु रविदास के 200 भजन जो हैं वो शामिल थे। गुरु रविदास जी के बारे में अगर हम बात करें तो गुरु रविदास 15वीं और 16वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के एक रहस्यवादी कवि संत थे और उन्होंने रविदासिया धर्म की स्थापना की। ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट यहां से बनना शुरू हो गया, जहां से आयोग आपसे प्रश्न पूछ सकता है। ऐसा माना जाता है कि गुरु रविदास जी का जो जन्म है वो बनारस के एक मोची परिवार में हुआ था और वो एक ईश्वर में विश्वास करते थे और निष्पक्ष रूप से अगर हम बात करें तो धार्मिक कविताओं के रस करने के कारण उनकी ज्यादा से ज्यादा ख्याति हुई। उन्होंने अपना पूरा जो जीवन है उस जीवन को जो है वो जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए समर्पित कर दिया था और ब्राह्मणवादी समाज की धारणा का खुले तौर पर इन्होंने विरोध किया था, निंदा की थी। उनके भक्ति गीतों ने जो है वो भक्ति आंदोलन पर त्वरित प्रभाव डाला और उनकी लगभग 41 कविताओं को जो है वो सिखों के धार्मिक पाठ यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब में जो है वो शामिल किया गया है। ठीक है। तो ये रहा आपका गुरु रविदास जी के संबंध में न्यूज। दोस्तों ये आप लोगों के लिए कुछ स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं।
ये कुछ मेंस टेस्ट सीरीज है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं, जैसे जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर और फिर जनरल हिंदी और ऐसे का आपको दिख रहा है 2 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक है। ठीक है, ये जितने भी आपके प्लस स्टूडेंट हैं ये इसका लाभ उठा सकते हैं। श्याम कुरैशी, गुड मॉर्निंग। इसके अलावा दोस्तों ये स्कॉलरशिप टेस्ट है, 2 साल का सब्सक्रिप्शन पे आपको 25% का ऑफ मिलेगा अगर आप रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 लाते हैं। और इसके लिए आपको जो कोड यूज करना है वो कोड क्या है, वो कोड है अनूप 10। अनूप 10 कोड यूज करके आप क्या कर सकते हैं, इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ANUP10। ठीक है, इसके अलावा मेंस रिटन, ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ चीज़ें हैं, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। चलिए अगले न्यूज़ पे हम आ जाते हैं। न्यूज़ है ये आपका डेक्कन हेराल्ड से लिया हुआ न्यूज़ है, सोर्स जो है वो डेक्कन हेराल्ड है। डेक्कन हेराल्ड से ये न्यूज़ और डेक्कन हेराल्ड के इस न्यूज़ पर हम चर्चा करते हैं। न्यूज़ है इलेक्शन फ्रिक्वेंट आस्क क्वेश्चन पे है, हाउ टू कास्ट योर वोट यूजिंग पोस्टल बैलेट। दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा कि जब इस बार 5 राज्यों में जब विधानसभा चुनाव की जब घोषणा हो रही थी और उस समय निर्वाचन आयोग के जब ये घोषणा की जा रही थी तो उसमें एक बात ये कही कि जो विकलांग यानी कि जो दिव्यांग है या जो 80 वर्ष से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उन्हें भी पोस्टल बैलेट का प्रयोग करने का जो है वो छूट दिया गया कि वो भी पोस्टल बैलेट से क्या कर सकते हैं, चुनाव डाल सकते हैं। ये पोस्टल बैलेट क्या होता है इस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। पोस्टल बैलेट यानी कि डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान। अब डाक पत्र मतपत्र के माध्यम से मतदान पे जो है वो जो है जो मतदान के बारे में हम बात करें तो ये क्या है, तो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा पत्रकारों को भी जो है वो क्या किया गया है कि डाक मतपत्र से मतदान के लिए जो है वो छूट दिया गया है। ठीक है ना, कल इसके बारे में जो है वो जानकारी दी गई कि जो पत्रकार है वो भी क्या कर सकते हैं, डाक मतपत्र के माध्यम से जो है मतदान कर सकते हैं। प्रश्न आपके दिमाग में आएगा कि सर पत्रकारों को छूट क्यों दिया गया है। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय मीडिया के बहुत सारे संवाददाता जो है वो देश के उन क्षेत्रों में जो है वो गए हुए हैं जहां आपका चुनाव चल रहा है। मीडिया के घरों के बारे में बात करें तो मैक्सिमम जो है वो देश की राजधानी दिल्ली या उसके आसपास नोएडा, या अगर हम बात करें तो जिन जिन प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं वहां वहां वो संवाददाता पहुंचे हुए हैं। अब वो संवाददाता हम देखेंगे कि चुनाव के दिन जो है वो क्या करेंगे कि जहां चुनाव हो रहा है वहां से चुनाव को कवर करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक मीडिया घराना है, उसके संवाददाता मान लीजिए उनको चुनाव जो है उनका वोटर आईडी में नाम हो सकता है नोएडा में हो या लखनऊ में हो, लेकिन पता चल रहा है कि वो मीडिया रिपोर्टिंग के लिए हो सकता है कि बलिया में हो, मऊ में हो, गोरखपुर में हो, आजमगढ़ में हो या उत्तर प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में हो। ठीक है, और उस समय वो वहां से क्या कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अगर वो उस समय वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं इसका अर्थ ये है कि वो अपने शहर में जो है उपस्थित नहीं है, और अपने शहर में उपस्थित नहीं है इसका मतलब ये भी है कि उन्होंने मतदान नहीं दिया है ना। तो इसलिए जो है इस बार निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि मीडिया के जो भी आपके पत्रकार हैं, ये पत्रकार जो है वो क्या कर सकते हैं, डाक मतपत्र के माध्यम से जो है वो मतदान कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इसके लिए क्या प्रक्रिया है, तो डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के जो भी इच्छुक अनुपस्थित मतदाता को सभी आवश्यक विवरण देते हुए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष एक आवेदन करना होगा और संबंधित संगठन द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी से इस आवेदन का सत्यापन कराना पड़ेगा। पोस्टल बैलेट की सुविधा विकल्प चुनने वाला कोई भी मतदाता मतदान केंद्र पर जो है वो वोट नहीं डाल सकता है। ठीक है ना। वर्तमान में अगर हम बात करें तो डाक मतपत्र के माध्यम से वोट डालने की जो अनुमति है वो किस किस को मिला है, तो सेवा मतदाता यानी कि जो सशस्त्र बल वाले हैं, किसी राज्य का सशस्त्र पुलिस बल है और विदेश में तैनात सरकारी कर्मचारी। ठीक है, तो इनको ये कहा गया था कि आप अभी तक जो है वो क्या कर सकते हैं, डाक मतपत्र से। अब जैसे मान लीजिए कि कोई उत्तर प्रदेश पुलिस का ही कोई जवान है, ठीक है, दीपाली गुड मॉर्निंग, मान लीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस का ही कोई जवान है और उत्तर प्रदेश पुलिस का कोई जवान है और जो उसका मान लीजिए कि गोरखपुर का रहने वाला है, लेकिन उसकी ड्यूटी जो है वो सीतापुर में लग गई है या उसकी ड्यूटी जो है वो अलीगढ़ में लग गई है चुनाव कराने के लिए। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है कि ये क्योंकि सुरक्षा कारणों से वो अपनी ड्यूटी में है तो वो क्या कर सकता है कि डाक मतपत्र से। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए कि कोई उत्तर प्रदेश का ही जवान है जो सीआरपीएफ में या बीएसएफ में है और उसकी ड्यूटी जो है वो भारत के किसी क्षेत्र में लगी हुई है, तो क्या कर सकता है वहां से डाक
इसके अलावा अगर हम बात करें, मान लीजिए कि इलाहाबाद या लखनऊ या कहीं का कोई ऐसा व्यक्ति जो है कि एसएससी के एग्जाम के थ्रू या इंडियन फॉरेन सर्विस के एग्जाम के थ्रू जो है वो विदेश में जो है वो कार्य कर रहा है ना, तो वो क्या कर सकता है, वो भी डाक मत पत्र के माध्यम से जो है वो वोट डाल सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे कर्मचारी जिनकी ड्यूटी जो है वो चुनाव के दिन लगी होती है, खासकर हम सरकारी कर्मचारियों की बात करें, और सरकारी कर्मचारियों में अगर हम बात करें तो जो सरकारी शिक्षक जो है, मान लीजिए इनकी ड्यूटी जो है वो चुनाव में लगी हुई है, तो ये भी जब चुनाव में ड्यूटी लगी रहती है तो ये क्या है कि चुनाव कराने की प्रक्रिया में जो है वो सम्मिलित हो जाते हैं, तो ये भी अपने वोट का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, तो ये भी डाक मतपत्र के माध्यम से जो है वो वोट डाल सकते हैं। इस बार मैंने बताया कि दो और भी, मतलब एक तो आपके दिव्यांग और दूसरा 80 साल से अधिक के जो भी आपके बुजुर्ग हैं उनको भी क्या किया गया है कि डाक मतपत्र का प्रयोग करने का परमिशन दे दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो निवारक तौर पर नजरबंद मतदाता, ठीक है, बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं जिनको ये कहा जाता है कि भाई आप जो है वो किसी भी प्रकार का जो है समाज में जो है घृणा फैला सकते हैं, हिंसा फैला सकते हैं, इसलिए आप जाइए, ठीक है, आपको क्या कर दिया गया, नजरबंद कर दिया गया है ना। तो ऐसे लोग भी जो है वो क्या कर सकते हैं, डाक पत्र के माध्यम से जो है अपना चुनाव दे सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि डाक पत्र के माध्यम से मतदान होता क्या है, ठीक है। प्रश्न तो ये है हमारे लिए कि सर ये मतदान तो होता है, ये हमें समझ में आया है कि हम ऐसे ऐसे मतदान कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये होता कैसे है, क्या है, ठीक है, तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। फटाफट एक बार आप लोग जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट अपने सारे मित्रों के साथ जो है क्लासेस के लिंक को साझा कर दीजिए। सुबह 9 बजे से क्लासेस आती हैं, हो सकता है कभी कभी आपकी क्लास किसी और क्लास के साथ क्लैश कर रही हो, तो वहां की जब क्लास खत्म हो तब इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, है ना। या हो सकता है कि एकदम 9 से 10 ही वो क्लास चल रही हो, तो इसमें देख लीजिए कि किसी एक क्लास को आप लाइव देख लीजिए और किसी एक क्लास को आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए, आप अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन मैं ये आपसे हमेशा ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोशिश कीजिए कि आप रोज की क्लास रोज देख लें, चाहे आज की क्लास लाइव करंट अफेयर्स की देखें या आज की क्लास रिकॉर्डेड देखें, लेकिन आज ही देख लें, क्योंकि समस्याएं जो हैं वो आ जाएंगी, है ना। तो फटाफट लाइक शेयर भी करते रहिए अपने सारे मित्रों को, और जो भी इस चैनल पे पहली बार है उन सभी से आग्रह है कि क्या करें आप लोग, ठीक है। चलिए तो चलते हैं। तो डाक पत्र के माध्यम से मतदान का अर्थ होता है पोस्टल वोटिंग, ठीक है। तो इसको कुछ सीमित मतदाताओं के समूहों द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, और इस सुविधा के माध्यम से मतदाता मतपत्र पर अपनी पसंद अंकित करते हैं, ठीक है, और मतगणना से पहले जो चुनाव अधिकारी होते हैं उनके लिए वापस भेजकर दूर से ही मतदान जो है वो कर सकते हैं, ठीक है ना। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 क्या है, ठीक है, अब इससे संबंधित, तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत भारत चुनावों के वास्तविक संचालन हेतु प्रावधान किए गए हैं, और इसमें जो है संसद एवं राज्य विधानसभाओं के दोनों सदनों के सदस्यों की योग्यता और निहारता जैसा जो है वो विवरण दिया है, जैसा चुनाव कराने के लिए प्रशासनिक मशीनरी, राजनीतिक दलों का पंजीकरण, चुनाव का संचालन, चुनावी विवाद, भ्रष्ट आचरण और चुनावी अपराध और उपचुनाव, ठीक है। चलिए अगला न्यूज है दोस्तों आपके स्क्रीन पर। दोस्तों दिल्ली में एक प्रोग्राम चलाई जा रही है दिल्ली सरकार के द्वारा, और इस प्रोग्राम का नाम है, ठीक है ना, देश का मेंटर, है ना, आप देख रहे होंगे, जिसमें कि आपको मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं और इसके साथ 2-3 और लोग भी बैठे रहते हैं, और जिसमें क्लास 11th और क्लास 12th के जो स्टूडेंट हैं वो अपने आइडियाज़ के बारे में चर्चा करते हैं कि हमारे पास ये आइडियाज़ हैं, ये इन्वेशन है, ठीक है, उस पर जो है बातें चलती रहती है, ठीक है ना। तो एक्सप्लेन्ड कॉलम है, वाई एनसीपीसीआर साउथ टू सस्पेंशन ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट्स देश के मेंटर प्रोग्राम, ठीक है ना। अ कंट्रोवर्सी हैज ब्रोकन आउट ओवर द दिल्ली गवर्नमेंट फ्लैगशिप देश के मेंटर प्रोग्राम, व्हाट इज इट एंड व्हाट आर द कंसर्न रेज्ड बाय द एनसीपीसीआर, हाउ हैज द दिल्ली गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड। तो दिल्ली सरकार का जो है वो देश का मेंटर कार्यक्रम है, जिसके लेकर जो है वो क्या हो गया है, विवाद छिड़ गया है।
ठीक है ना। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जो है वो बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि एनसीपीसीआर ने जो है वो उसने क्या कहा है कि दिल्ली सरकार को देश के मेंटर नामक अपने प्रमुख कार्यक्रमों से बच्चों की सुरक्षा से संबंधित सभी खामियों को दूर किए जाने और इसे स्थगित करने की सिफारिश की है। तो सबसे पहले हम देखें कि ये देश का मेंटर है क्या, ठीक है ना। तो देश के मेंटर प्रोग्राम के बारे में हम बात करें दोस्तों, तो ये प्रोग्राम जो है अक्टूबर 2021 में शुरू किया गया और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के जो भी छात्र हैं वो स्वैच्छिक रूप से मेंटर से जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब इस कार्यक्रम को दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की एक टीम यानी कि डीटीयू की एक टीम के द्वारा निर्मित ऐप के माध्यम से जो है वो संचालित किया जाता है। ऐप के माध्यम से 18 साल से 35 वर्ष की आयु के लोग परामर्शदाता यानी कि मेंटर बनने के लिए साइन अप कर सकते हैं और आपसी हितों के आधार पर छात्रों से जुड़ सकते हैं। इस मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत अगर हम बात करें तो इसमें निर्दिष्ट छात्रों के लिए कम से कम 2 महीने तक नियमित फोन कॉल के माध्यम से सलाह प्रदान करेंगे, जिसे वैकल्पिक रूप से अगले 4 महीने तक जो है जारी रखने की बात की गई। इस कार्यक्रम के महत्व के बारे में अगर हम बात करें तो देश का मेंटर कार्यक्रम के पीछे का जो मुख्य उद्देश्य था वह युवा परामर्शदाता उच्च शिक्षा और करियर विकल्प को चुनने, उच्च शिक्षा प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने तथा इन सब के दबाव से निपटने के लिए छात्रों को जो है वो मार्गदर्शन करने के लिए किया गया था। अब तक अगर हम बात करें तो 44,000 लोग जो है वो मेंटर के रूप में साइन अप कर चुके हैं और 76 लाख छात्रों के साथ काम कर रहे हैं। अब इसमें हमने देखा कि इसमें जो क्लास 9 से क्लास 12 के बच्चों को जोड़ा गया है कि आप भी इस ऐप के माध्यम से जुड़ जाइए और स्टूडेंट्स को जो है आप उनकी काउंसलिंग कीजिए कि किस प्रकार से वो अपनी पढ़ाई करें, किस प्रकार से। तो इस पे जो है जो एनसीपीसीआर है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इन बच्चों का जो है आप क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। इन बच्चों को इस देश के मेंटर प्रोग्राम से आप क्या कीजिए, दूर कीजिए। अब इस प्रक्रिया के द्वारा जो है वो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चिंताएं क्या हैं, क्यों एनसीपीसीआर जो है वो, ठीक है ना, क्यों एनसीपीसीआर जो है वो इसका विरोध कर रहा है, उसकी चिंताएं क्या हैं, उस पर हम बात करें। तो एनसीपीसीआर के विरोध के बारे में अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा जो है इसमें 5 बातों पर जो है वो बात की गई। सबसे पहला, दुर्व्यवहार से सुरक्षा। एनसीपीसीआर का कहना है कि बच्चों के लिए समान लिंगी मेंटर को नियुक्त करना, ठीक है ना, क्या है, दुर्व्यवहार से, ठीक है, पहला चीज। दूसरा, अनिवार्यतः दुर्व्यवहार से उनकी सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित नहीं कर सकता, नियुक्त करना और अनिवार्यतः दुर्व्यवहार, ठीक है। इसके अलावा पुलिस सत्यापन का अभाव। तो आयोग ने मेंटर का पुलिस सत्यापन नहीं किए जाने पर भी चिंता व्यक्त की है। मेंटर के साइक्रोमेट्रिक टेस्ट जो है पर विभिन्न चिंताएं हैं। आयोग का कहना है कि छात्र एवं मेंटर के बीच बातचीत को फोन कॉल तक ही सीमित करना भी बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता, क्योंकि बच्चों से संबंधित अपराध फोन कॉल के माध्यम से ही शुरू किए जाते हैं। एनसीपीसीआर के अनुसार इस कार्यक्रम को शुरू करने हेतु माता पिता से पूर्व सहमति लेना आवश्यक शर्त होनी चाहिए। फिर भी बच्चों को ऐसी स्थिति से बचाने के लिए और उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही जो है ये सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, इसलिए माता पिता की सहमति के बहाने के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मोर ऑन विंडोज, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। ये कुछ बैच कोर्सेस हैं दोस्तों आप लोगों के लिए, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। ये कुछ सेशंस हैं, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। ये कुछ सेशंस हैं, इसका आप लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। अगर आप अनअकैडमी यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप यूपी पीएससी अपर, लोअर पीसीएस, आरओ एआरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी पेट, लेखपाल, बीयू और ऑप्शनल कोर्स का जो है वो लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, जो कोड यूज करना है वो कोड क्या है, ANUP10 अनूप 10 का कोड प्रयोग करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं। फी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, 24 महीने, 12 महीने, 6 महीने, 3 महीने और 1 महीने, ठीक है। इसमें 24 महीने की फी आपको 13,600, 12 महीने की 9,350, 6 महीने के 7,650, 3 महीने के 4,250 और 1 महीने का 1,700 दिख रहा है। लेकिन जैसे ही आप कोड यूज करोगे, क्या, जैसे ही आप कोड लगाओगे ANUP10 अनूप 10, वैसे ही आपके फीस पे जो है वो 10% का जो है वो ऑफ मिल जाएगा। और 10% के ऑफ मिलने के बाद, अच्छा 10% का ऑफ मिलने के बाद जो है वो आपका फीस जो है 13,600 का 12,240, ठीक है, 9,350 का 8,415, 7,650 का 6,885, 4,250 का 3,825 और 1,700 का 1,530
30 हो जाएगा। इसके अलावा 24 महीने, 12 महीने और 6 महीने की फी पे दोस्तों अनअकैडमी जो है वो ईएमआई भी आपको प्रोवाइड करा रहा है, यानी कि आपको अनअकैडमी जो है वो बैंक लोन प्रोवाइड करेगा, नो कॉस्ट ईएमआई, यानी कि आपको कोई ब्याज नहीं देना है। तो जो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स जो होंगे, अगर वो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं और किसी कारणवश अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं कि वो पैसे की चिंता ना करें, वो 6 महीने, 12 महीने या 24 महीने का कोई भी सब्सक्रिप्शन जो है वो ईएमआई के तरह ले सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा कि ईएमआई कैसे लेना है। ठीक है, तो मैं आपको सर बता दूंगा कि क्या प्रोसेस है ईएमआई लेने का। ठीक है, और मात्र 24 से लेकर 36 घंटे में जो है वो बैंक लोन प्रोवाइड कर देता है। सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर है यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एससी के लिए। 6 महीने का 7,960 और 12 महीने का 10,620 है, लेकिन यहाँ पे कोड यूज करोगे तो आपको 10% फीस में ऑफ मिल जाएगा, बक्स बाउंटी। दोस्तों आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपको लगता है कि आपके किसी भी क्लास में कोई भी एजुकेटर किसी भी प्रकार का इनअप्रोप्रिएट कंटेंट, इनअप्रोप्रिएट वीडियो प्रोवाइड करता है, तो आप क्लेम कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सेशन को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेशन। तो तैयार हो गए हैं सभी लोग? ठीक है ना, सभी तैयार हैं? स्टार्ट करें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेशन। चलिए, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हाईकोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है? गुजरात हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट या इलाहाबाद हाईकोर्ट? प्रश्न आपके स्क्रीन पर। और 11 बजे आप सभी को याद है ना कि आज से हम इंडियन इकोनॉमी का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रेश बैच, जीरो से, बेसिक से हम इकोनॉमी क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें। तो सभी लोग जो है जुड़ जाइएगा और अपने सारे मित्रों को भी जो है वो जोड़ दीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि हर स्टूडेंट जो है वो 2 3 4 स्टूडेंट्स को जरूर आज इंडियन इकोनॉमी के सेशन में जरूर जोड़े। 2 3 4 नए स्टूडेंट्स को जो कि अनअकैडमी पे नहीं है। ठीक है, बाकी जो अनअकैडमी पे हैं उनको तो आपको जोड़ना ही है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए आप सभी लोग। और 11 बजे, क्योंकि आप लोग की डिमांड थे इकॉनमी नहीं समझ में आ रहा है सर, इकॉनमी के लिए कुछ कीजिए, तो मैंने स्टार्ट किया है आज। तो दोस्तों जिन्होंने कहा गुजरात हाईकोर्ट, वो सभी के उत्तर जो है वो सही। और गुजरात हाईकोर्ट देश का पहला हाईकोर्ट है जिसने कि न्याय घड़ी बनाया है, और अदालत परिसर के भीतर एक बाहरी डिस्प्ले एलईडी दीवार घड़ी होगी जो मामले के निपटान और लंबित मामले आदि को प्रदर्शित किया जाएगा। इस दौरान जो है वो जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि प्रौद्योगिकी का उपयोग और मानव हस्तक्षेप के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखना है, और इससे समझना चाहिए कि प्रौद्योगिकी बदलाव का सूत्रधार है, लेकिन बदलाव का चालक मानव बन रहा है और होना चाहिए। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने निम्न में से किसे राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया है? सपना त्रिपाठी, आतिश चोपड़ा, रेनू भाटिया, कोमल चौधरी? ऋषभ, प्रशांत, अंजलि, अमन, अनीता, सुषमा, रिचा, रूबी, काजल, उत्कर्ष? दीपाली? तो दोस्तों जिन्होंने कहा रेनू भाटिया, वो सभी के उत्तर जो है वो सही। और हरियाणा सरकार ने एनआईटी फरीदाबाद की रेनू भाटिया को जो है वो राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है, जिसे 3 वर्ष के लिए जो है इनकी नियुक्ति हुई है। 2008 में बनी और 42 मिनट की शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री ड्रामा बेनजीर एक हत्या के मुख्य किरदार इन्होंने निभाया था। और इसके अलावा आयोग के उपाध्यक्ष प्रीति भारद्वाज का कार्यकाल 1 साल जो है वो बढ़ा दिया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य के पेंच टाइगर रिजर्व में सुपर मॉम एवं कॉलर वाली नाम से मशहूर 17 साल की बाघिन का अभी निधन हुआ है? कल आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे जो है और समाचार पत्रों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा चल रहा था ये न्यूज़, एक बाघिन को जो है वो श्रद्धांजलि दिया जा रहा था। तो आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान?
तो दोस्तों जिन्होंने कहा मध्य प्रदेश में सभी के उत्तर जो है सही, और मध्य प्रदेश में पेंच नेशनल पार्क है और वहाँ सुपर मॉम का जो निधन हुआ है, इसे कॉलर वाली बाघिन के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, और सबसे ज़्यादा 29 शावकों को इन्होंने जन्म दिया है, जो एक रिकॉर्ड है। और इस बाघिन का जन्म जो है वो पेंच नेशनल पार्क में 2005 में हुआ था, और 2008 में उसने पहली बार जो है वो बच्चे को जन्म दिया था। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रसिद्ध पर्यावरणविद का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? एम के प्रसाद, मनोज अग्रवाल, रमेश सेठी या अजय त्रिपाठी? दोस्तों जिन्होंने कहा एम के प्रसाद, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। और केरल के साइलेंट वैली में सदाबहार उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को विनाश से बचाने के लिए ऐतिहासिक जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले आंदोलनकर्ता और प्रसिद्ध पर्यावरणविद प्रोफेसर एम के प्रसाद का जो है वो निधन हो गया। वो 89 वर्ष के थे, और 1970 के दशक में इन्होंने पलक्कड़ जिले में साइलेंट वैलीज के जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने के लिए जो है वो राज्य सरकार के खिलाफ जो है राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो चलाया था। अगला प्रश्न है, परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? राहुल कुमार सचदेव, मोहन अग्रवाल, नरेंद्र कुमार गोयनका या अनिल कुमार त्रिपाठी? तो दोस्तों जिन्होंने कहा नरेंद्र कुमार गोयनका, वो सभी के उत्तर जो है वो सही। और टेक्सपोर्ट इंडस्ट्री के संस्थापक और प्रबंध निदेशक नरेंद्र कुमार गोयनका ने परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के चेयरमैन का जो है इन्होंने पदभार संभाला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा में आयु सीमा को 32 वर्ष से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दिया है? राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु या उड़ीसा? ठीक है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा उड़ीसा, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। और उड़ीसा सरकार ने सरकारी नौकरी के लिए अधिकतम उम्र सीमा जो अभी तक 32 साल था उसे बढ़ा के 38 साल कर दिया है। और कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पे जो है वो मोहर भी लगाया गया है। ठीक है ना, कि अब 32 साल की जगह पे 38 साल तक जो है वो उड़ीसा के जो स्टूडेंट हैं वो क्या कर सकते हैं, स्टेट पीएससी एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि कहीं अब उड़ीसा देने का क्या फायदा, उड़िया तो आती नहीं है ना, इधर का होता तो चांस लिया जा सकता था। किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित की हैं? बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु या ओह, ठीक है। चल, तो दोस्तों जिन्होंने कहा हरियाणा, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। और हरियाणा के युवाओं को 15 जनवरी 2022 में से प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण जो है मिलना शुरू हो जाएगा, है ना।
और यह नियम जो है वो 30,000 रुपये तक की निजी नौकरियों पर जो है लागू होगा। और 15 जनवरी से लागू हो रहा है। इस कानून से जुड़ी हर जानकारी पाने के लिए विभाग के पोर्टल को बनाया गया है। ठीक है। और इसमें जो है जो 2 साल की छूट मिलेगी स्टार्टअप कानून में, और ITI पास युवाओं को जो है वो प्राथमिकता मिलेगी। ठीक है ना। और इसका जो लाभ है वो हरियाणा के जो मूल निवासी वही इसका लाभ उठा सकते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से कितने एयरबैग्स अनिवार्य करने की प्रक्रिया शुरू की है? 6, 10, 12 या 8? तो दोस्तों जिन्होंने कहा 6, वो सभी के उत्तर जो है वो सही। और केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से 6 एयरबैग अनिवार्य करने की प्रक्रिया शुरू की है। और भारत में बिकने वाले सभी कारों के लिए, ठीक है ना, एयरबैग का मतलब आप देखते हैं जब आप गाड़ी चलाते हैं तो उस गाड़ी में कई बार आप देखते हैं जब गाड़ी एक्सीडेंट होता है तो जो ड्राइवर होता है उसके सामने एयरबैग खुलकर जो है वो सामने आ जाते हैं, है ना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा दुर्घटना ना हो पाए। तो जो छोटी मोटी गाड़ियाँ होती हैं, जो सस्ती गाड़ियाँ होती हैं, उसमें केवल ड्राइवर के सामने एयरबैग जो है वो दिया जाता है। ठीक है। लेकिन इस पर काफ़ी चर्चाएं भी हो रही थी, और जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने आग्रह किया था एक बार कि जो भी सस्ती हो चाहे महंगी हो, सभी गाड़ियों में जो है, क्योंकि सभी के जान माल की सुरक्षा जो है उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो जो भी कार कंपनियां थी उन्होंने इसका के बारे में कहा था कि इसका लागत जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। तो इस पर उनका यही था कि भाई लागत बढ़ जाएगा तो ठीक है, कितना लागत बढ़ेगा? जब आदमी 5 लाख 6 लाख खर्च कर सकता है तो 8-10 हज़ार रुपये और भी खर्च कर सकता है, अगर उसका जान जो है ज़्यादा सुरक्षित हो जाए। तो ये कह दिया गया कि भैया कम से कम 6 एयरबैग होना चाहिए, यानी कि ड्राइवर के बगल में 2, पीछे बैठे हुए यात्री के लिए 2, और साइड में जो है, समझ रहे हैं ना, तो इस प्रकार से कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जा सके, सुरक्षा किया जा सके, है ना। नहीं तो हम देखते ही हैं कि एक्सीडेंट में देखते हैं किस प्रकार से होता है। ठीक है। तो ये कर दिया गया और कहा गया कि सह यात्री के लिए एयरबैग का नियम 1 जनवरी 2022 से लागू है। कई भारतीय कारों में टॉप वेरिएंट में पहले से 6 एयरबैग है। अब सरकार ने कहा कि न्यूनतम 6 तो रहना ही चाहिए, बाकी आप जितना और दें। ठीक है। तो ये आज का सेशन रहा दोस्तों। ठीक। और फ्री स्पेशल सेशन जो है अभी होगा कब? 11 बजे। आप सभी लोग जो है वो जुड़ जाइएगा। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या? इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। और आज फर्स्ट है। और अपने फ्रेंड्स को भी आप लोग जोड़ दीजिए जो अभी तक अनअकैडमी पे नहीं है, उनको कहिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके अनूप 10 कोड का यूज कीजिए और फ्री क्लासेस का लाभ उठाएं, है ना, फ्री क्लासेस का। इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। और आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था में जानेंगे कि हमें पढ़ना क्या है, और थोड़ा सा क्लास करेंगे, है ना। सबसे पहले जब शुरुआत करते हैं तो हमें जानना होता है कि है क्या, उसके बाद हम धीरे धीरे करके एक एक स्टेप करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। काफ़ी आप लोग की डिमांड थी, तो उस डिमांड के आधार पर जो है वो हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं, है ना।